चैप्टर 21 कुछ इनाम है। अगली सुबह कीर्ति ने आलाज भरी एंग्जाइटी ली और ताजगी महसूस की। उसको माना पड़ा कि कल रात की मसाज बहुत आरामदायक थी, पर उसके दूसरे हिस्से में पीठ पर हल्का और हल्का स्पर्श उसको बेकाबू होने से बचाने के लिए मजबूर कर रहा था। बेदर्दी से उसको बस उसको महसूस करना पड़ा, क्योंकि उसकी पीठ कोमल की तरफ थी। वो कुछ देख नहीं सकता था, बस अपनी कल्पना पर भरोसा कर रहा था। भले हाय सिर्फ कल्पना थी, कोमल की आमतौर पर दिखने वाली सुंदर फिगर के साथ, कीर्ति के लिए, जिसको पहले कभी ऐसा सुख नहीं मिला था। दिल की धड़कन तेज होने के लिए काफी थी, पर उसको पता था कि अभी सही समय नहीं आया था। अगर वो सच में कल रात अपनी भावनाओं के आगे हार जाता, तो उसको कोमल की जिम्मेदारी लेनी पड़ सकती थी। इसके अलावा वो आसानी से पुलिस को फोन कर सकती थी और उसके सिस्टम से मिलने वाले अद्भुत जीवन का आनंद उसको जेल के पीछे मिलता। आखिरकार कोमल सिर्फ एक मसाज कर रही थी, न कि किसी और शारीरिक जरूरत को पूरा करने के लिए राजी हो रही थी। इसलिए अगर कीर्ति को शांति चाहिए थी, तो दोनों की सहमति जरूरी थी। इससे चाइज़ाइन ज्यादा आरामदायक और आज़ाद हो जाती और उनको आपस में सहमति से और भी अनुभव अनलॉक करने का मौका मिलता। गुड मॉर्निंग भैया, कीर्ति टिल्डा। कीर्ति को बेडरूम से बाहर आते देखकर कोमल ने पहले शर्मीली नजरें दिखाई, फिर उत्साह से उसको सुबह का सलाम किया। जैसे हाई कीर्ति बोलने वाला था, वो जल्दी से उसके पास झुकी और धीरे से बोली, कल रात का इनाम हमारा छोटा सा राज है, इसको बाहर मत निकल देना। पर चिंता मत करो, जब तक भैया कीर्ति को पसंद है, मैं भविष्य में आपके लिए और भी उपहार लाती रहूंगी टिल्डा। ये कहकर कोमल ने उसको चालाकी भरी विंक दी और खुद को ढोने चली गई। उसकी खूबसूरत पीठ को देखते हुए कीर्ति का पहले से शांत दिल उसके कुछ शब्दों से फिर से हिल गए। अगर विपरीत लिंग को आकर्षित करना एक मूलभूत जैविक क्षमता है, तो कोमल की पुरुषों को आकर्षित करने की प्रतिभा अद्भुत है। आकर्षण के बारे में सोचते हुए कीर्ति को उस दिन लिफ्ट में मिली प्रिया याद आई। प्रिया की छेड़क नजरें और पहले से हाई आकर्षक छावियन ने कीर्ति का दिल बहला था। अगर प्रिया रानी दुर्गावती थी, तो कोमल पक्का एक अप्सरा जैसी थी। कौन कहता है महिलाएं पानी की बनी है? यार, वो तो साफ आग की बनी है और वो बहुत गर्म है। डॉट 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 कीर्ति और कोमल ने नीचे बुफे में अपना नाश्ता किया। 2 दिन से खाने के बाद कीर्ति ने वहां के नाश्ते पर पहले वाला आश्चर्य खो दिया था। लेकिन कोमल ने मुश्किल से हाई कुछ खाया और आधा घंटा फोटो लेने में बिते, फिर 1 घंटा रेस्टोरेंट के अंदर आकर उनको एडिट करने में लगाया। कीर्ति को तो कोमल ने अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी फोटोज लेने और एडिट करने में बिताई है, ये सोचकर उसको आश्चर्य हुआ कि वो फोन के बिना कहीं से जीवित रहेगी। स्वीट में वापस आने पर कीर्ति ने घूम फिरने की योजना पर विचार करना शुरू किया। होटल से आज दोपहर को चेकआउट करना था और उसने बाहर निकलकर घूमने का प्लान बनाया। पहले उसने समय और पैसों की कमी के कारण यात्रा नहीं की थी। फ्लैट, उसके पास सब कुछ है। कीर्ति स्वाभाविक रूप से बाहर जाना और देखना चाहता था। पिछले कुछ दिनों से शारी नज़ारों का आदी होने के बाद उसने प्राकृतिक दृश्यों या पुराने कस्बों को देखने का इरादा किया, अलग अलग जीने का आनंद लेने के लिए। लेकिन उसने पिछले कुछ दिनों में कई जगहों पर खोज की, पर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। या तो आकर्षण बहुत कमर्शियल थी और एक जैसे द बिना किसी विशेषता के, या फिर मशहूर जगहों पर बहुत ज्यादा लोग द जो गर्मियों की छुट्टियों के लिए माता पिता के बच्चों को ले जाने का उत्तम समय था। फ्लैट मशहूर जगहों पर जाना कास्ट के लिए पैसा देने के बराबर था। आनंद के लिए पैसा देना ठीक है, पर कास्ट के लिए पैसा देना। कीर्ति बाहर नहीं जाना चाहेगा, जिसको वो दुख चाहिए वो ले सकता है। कीर्ति ने शुरू में दूर किसी जगह जाना सोचा, धोखा खाने की चिंता नहीं की, क्योंकि बजट बहुत था, पर अगले महीने उसका जन्मदिन है और उसके माता पिता रिश्तेदारन को लेकर आएंगे, तो वो बहुत देर तक बाहर नहीं रह सकता। माता पिता और रिश्तेदारन की बात करते हुए कीर्ति ने दूसरे परिवारों की तुलना में खुद को खुशकिस्मत महसूस किया कि उसका परिवार, दोनों माता पिता और रिश्तेदार, मिलनसार और मदद करने वाले थे। शायद उसके दादा दादी के शिक्षा पर जोर देने के कारण उसके मामा और मौसी हमेशा एक दूसरे का समर्थन करते थे। छोटे मोटे झगड़े भी अगले दिन सुलझ जाते थे। यही माहौल था जिसने कीर्ति को परिवार के रिश्तेदारन के प्रति कोई भी विरक्ति महसूस नहीं होने दी। विशेष रूप से परिवार का सबसे शिक्षित युवक होने के नाते वो छोटी उम्र से हाई दूसरे चाचा चाचियों के लिए एक रोल मॉडल बन गया। इसलिए उसके माता पिता रिश्तेदारन को मिलने के लिए लाए, तो कीर्ति ने उनका अच्छी तरह से मनोरंजन करने का इरादा किया। कम से कम वो इन सरल मेनाकाश लोगों को छोटे जगहों से देश के तेजी से विकास का अनुभव देने की आशा करता है। कीर्ति के उनके बारे में ज्ञान को देखते हुए वो शुक्रगुजार और प्रभावित होंगे, क्योंकि उन्होंने हलचल भरे युग का अनुभव किया है। देश की समृद्धि और विकास को देखने से आज के ये युवाओं से भी गहरा गर्व महसूस होगा। इसलिए कीर्ति अपने रिश्तेदारन को एक पूर्ण, आरामदायक बड़े शहर की यात्रा का अनुभव देना चाहता था। वर्तमान में वापस आकर कीर्ति ने अपना फोन पकड़ा, घूम के जगहों की तलाश करते हुए अपनी योजना बना रहा था। ये यात्रा ज्यादा से ज्यादा आधे महीने तक चलेगी। वो अपने माता पिता को लेने के लिए जल्दी वापस आएगा। जैसे हाई कीर्ति घूम के प्लान्स पर गंभीरता से विचार कर रहा था, कोमल, जिसने नाश्ते को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना पूरा कर लिया था, एक जिज्ञासु हिरन की तरह अपनी गर्दन झुकाकर कीर्ति के फोन पर जासूसी करने लगी। यह एहसास होने पर कि वो घूम के जगहों को देख रहा था, उसने तुरंत सलाह दी, भैया कीर्ति, अगर आप आस्क घूम का प्लान बना रहे हैं, तो आप अर्जुन पर्वत जा सकते हैं।
वहाँ एक पुराना कस्बा और नीचे प्राकृतिक नदी है। अर्जुन पर्वत। कीर्ति लोकप्रिय आकर्षणों के अलावा कम जानी पहचानी प्राकृतिक जगहों से अनजान था। हाँ, अर्जुन पर्वत बुलेट ट्रेन से लगभग 3 घंटे में पहुंचा जा सकता है। आप हाइकिंग कर सकते हैं या स्थानीय पुराने कस्बे को देख सकते हैं। सबसे जरूरी बात, हाल ही में मशहूर होने के बावजूद वहां अभी भी ज्यादा भीड़ नहीं है। कीर्ति की जरूरतों को साफ तौर पर समझते हुए कोमल ने ऐसी सलाह दी जो तुरंत उसको पसंद आई। अच्छा लगता है, पर क्या वो जगह देखने लायक है? कीर्ति ने हल्के से सिर हिले, अपना फोन देखते हुए पूछा, क्या उसका नाम अर्जुन पर्वत है? हाँ हाँ, वही है, वहाँ सच में बहुत मजेदार है, मैं अपने दोस्तों के साथ 2 बार गई हूँ। उद्धरण चिन्ह। अपने फोन पर सुंदर अर्जुन पर्वत की तस्वीरों की तरफ इशारा करते हुए कोमल ने उत्साह से सलाह दी, क्योंकि ये हाल ही में मशहूर हुआ है, इसकी कमर्शियलाइजेशन और एक रूपता अभी तक जायदा नहीं है। आप कई स्थानीय रिवाज भी देख सकते हैं। पिछली बार जब मैं गई थी, तो मैं लेखक और लोक गायक से मिली थी जो वहां प्रकृति के करीब जीवन का आनंद ले रहे थे। ये सुनकर कीर्ति थोड़ा प्रभावित हुआ, क्योंकि ये सब वही डिजाइन थी जो उसको चाहिए थी। फिर उसने कोमल की तरफ देखा, अपनी आईब्राव उठाई और जिज्ञासा से पूछा, तुम इतनी उत्साह से मुझे ये जगह क्यों सलाह दे रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं बस चला जाऊंगा और वापस नहीं आऊंगा? उद्धरण चिन्ह। ही, मुझे डर है कि आप चले जाएंगे, इसलिए मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। साथ में। ये सुनकर कीर्ति चौंक गया, उसकी उत्साहित अभिव्यक्ति को देखते हुए हैरान और माथे पर शिकन लाए, क्या तुम काम नहीं कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैं काम कर रही हूँ, पर मेरे पास अभी भी 3 दिन की एनुअल छुट्टियां बची हैं। मैंने शुरू में इसको आपातकाल के लिए बचाया था, अगर मैं साल के दूसरे हिस्से में बीमा पैड गई तो, पर अब मैं इसका उपयोग भैया कीर्ति के साथ चलने के लिए करूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसको यकीन दिलाने के लिए कोमल ने तुरंत वादा किया, मैं इस यात्रा पर बिल्कुल भी बोझ नहीं बनूंगी, मैं आपकी सहायक और मार्गदर्शक बन सकती हूँ। आखिरकार ये सिर्फ 3 दिन है, फिर मैं खुद वापस आ जाऊंगी और आप अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सन के बाद कीर्ति सोच रहा था कि क्या सच में इस लड़की को यात्रा पर साथ ले जाना चाहिए, तभी वो करीब आए और धीरे से बोली, भैया कीर्ति, अगर आप सहमत हैं तो मैं आपको अभी एक छोटा सा इनाम दूंगी। उद्धरण चिन्ह। इनाम। इनाम का जिक्र सुनते हाय कीर्ति को कल रात का मुलायम स्पर्श याद आ गया, जिससे उसकी खून की दौड़ थोड़ी तेज हो गई। उसने उसकी तरफ आईब्राव उठाई, किस तरह का इनाम? आप पहले सहमत हों? उद्धरण चिन्ह। आप पहले बैठो, आप सहमत हो, चलो ना। आप नहीं बताओगी, मैं सहमत नहीं होऊंगा। ठीक है, आप सच में लड़कियन को रास्ता नहीं देते? कोमल ने नाराज होने का नाटक किया, फिर बोली, आंखें बंद करो। उद्धरण चिन्ह। फिर से आंखें बंद करो। कीर्ति ने माथे पर शिकन लाई। चलो भी, आप तू मुझे अपनी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाने दोगे, तू फा क्या चाहिए? ये सुनकर कीर्ति को पता चला कि वो गलती पर था, तू उसने अजीब सी मुस्कुराहट दी, ठीक है, मैं अपनी आंखें बंद करूंगा। उद्धरण चिन्ह। जब कीर्ति ने यकीनी तौर पर अपनी आंखें बंद कर ली, कोमल, भले हाई बहार से खुश और जिंदा दिली लगती थी, असलियत में थोड़ी घबराई हुई थी, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था, उसकी आवाज धीरे से निकली, अपना हाथ आगे करो। उद्धरण चिन्ह। हम, फिर, आगे थोड़ा पकड़ो, हम। कीर्ति ने अपनी पकड़ में एक मुलायम सा एहसास महसूस किया, अचेतन रूप से उसने अपनी आंखें चौंधाई, कोमल को चौंकाया, जिसने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए, शामित हुए चिल्लाई, अरे, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा था कि अपनी आंखें मत खोलना। नहीं, इज़मीन सच में मेरी गलती नहीं है। इतनी तेज लहर के साथ, कौन सा नाविक अपनी आंखें खोलने से बच सकता है? चैप्टर 22, नंदिनी के खाने का कमाल। इनाम मिलने के बाद, कीर्ति आखिरकार कोमल की अनुरोध से सहमत हो गया। रविवार को खाली समय का फायदा उठाते हुए कोमल उत्साहित होकर घर दौड़ी अपना सामान पैक करने और कीर्ति का सामान भी पैक करने के लिए लग गई। यात्रा शुरू होने से पहले कोमल ने एक छोटे सहायक का किरदार निभाना शुरू कर दिया था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कीर्ति की यात्रा की अच्छी तरह से सेवा की जाए। यही एक बात थी जिसने कीर्ति को उससे काफी संतुष्ट किया। कौन नहीं चाहेगा एक समझदार, सुंदर सहायक जो जानता हो कि कब थोड़ा सा मजाक करना है। जल्दी कीर्ति अभी होटल के रिसेप्शन पर चेकआउट करने पहुंचा था कि उसको नंदिनी से एक संदेश मिला। क्या तुम आज जा रहे हो? वादे के अनुसार मुझे तुम्हें लंच पर खिलाना दूं। संदेश देखकर कीर्ति को अचानक याद आया कि उसने नंदिनी को जाने से पहले बताने का वादा किया था। वो इसके बारे में भूल ही गया था और उसको नंदिनी के प्रति थोड़ा अजीब सा लगा। खैर, मैं बस उसको देखकर माफी मांग लूंगा। ये सोचकर कीर्ति ने एक टैक्सी ली और जानी पहचानी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में चला गया। नंदिनी ने कीर्ति को रेस्टोरेंट में नहीं बुलाया बल्कि घर पर खाना बनाने का चयन किया। ये इसलिए नहीं था कि वो अपने खाने के कमाल में विशेष रूप से विश्वास रखती थी, बल्कि कीर्ति के खाने के खर्च को देखने के बाद उसको लगा कि बाहर खाना उसके स्वाद को संतुष्ट नहीं कर सकता, तो बेहतर है कि वो खुद खाना बनाए ताकि उसकी ईमानदारी दिखाए। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में पहुंचने पर जानी पहचानी प्रवेश और गेट पर भी ढंगे हरियाली को देखकर कीर्ति को ऐसा लगा जैसे ये एक जिंदगी पहले की बात है। कुछ दिन पहले वो अभी भी एक बेरोजगार आदमी था जो यहाँ किराए पर रहता था, पर अब वो बदल गया है। उसके कार्ड में 60 लाख से ज्यादा कैश है और उसकी संपत्ति अभी भी बढ़ रही है। ये विशाल बदलाव ने कीर्ति को अपार्टमेंट के गेट के सामने थोड़ी देर के लिए हैरान कर दिया।
तुम वहां क्यों खड़े हो? कुछ दिन दूर रहने के बाद तुम अब रास्ता नहीं जानते। उद्धरण चिन्ह। एक लंबा लड़की जिसने अभी तक अपनी एप्रन नहीं उतारी थी, वो कॉम्प्लेक्स के अंदर खड़ी थी, कीर्ति को हाथ हिला रही थी। नंदिनी को विशेष रूप से उसको वेलकम करने के लिए नीचे आते देखकर कीर्ति ने अपनी आईब्रोज उठाई, तुरंत उसके दिमाग में चल रहे विचारन को हटे और तेजी से उसकी टी अराफ चला। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम हमारे कॉम्प्लेक्स की स्थानीय सुंदरी हो। एप्रन पहने हुए भी तुम कितनी अच्छी लगती हो। उसकी छवि को देखने के बाद कीर्ति ने अचेतन रूप से उसकी तारीफ की, जिसने नंदिनी को, जो कीर्ति से बिना कुछ कहे जैसे छोड़ दिए जाने के कारण थोड़ी उदास थी, काफी खुश किया। सच में, भले हाय नंदिनी ने अपने शब्दन से शक किया, उसके होठों ने उसकी गुप्त खुशी को छुपा लिया। बिल्कुल, मैं तारीफ करने में कंजूसी नहीं करता, पर मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा। उद्धरण चिन्ह। कीर्ति का लहजा बहुत ईमानदार था और उसने समझ लिया था कि सुंदर महिलाओं के साथ सीधी ईमानदारी सबसे प्रभावशाली तैयार है। इसके अलावा नंदिनी की बारी स्टेटियान सच में प्रभावशाली थी, एप्रन में भी उसकी गोल फिगर छुपी नहीं थी। कोमल के बड़े फिगर की तुलना में नंदिनी थोड़ी कम थी, पर यह इसलिए था क्योंकि कोमल का पोषण बहुत ज्यादा था, जो ज्यादातर लोगों से बेहतर था, जबकि नंदिनी सभी तरह से पूर्ण रूप से अनुपट में थी, एक आम आदर्श फिगर। जैसे हाई दोनों घर में दाखिल हुए, कीर्ति को जिज्ञासा हुई। वर्षों तक पड़ोसी रहने के बावजूद ये उसका पहला बार था जब वो उसके घर में कदम रखा था। साफ, सुधार, आरामदायक। अंदर आते हाय, ये तीन शब्द कीर्ति के दिमाग में आए। उजला लिविंग रूम, साफ फर्श और अच्छी तरह से व्यवस्थित डिजाइन कीर्ति को आश्चर्य में डाल दिया। तुम्हारा घर सच में बहुत साफ है। ठीक है। भले हाय नंदिनी का लहजा नम्र था, उसके होठ ऊपर की तरफ मूड हुए थे। यहाँ तक कि उसने भी एहसास नहीं किया था कि ऐप कीर्ति से तारीफ सन से उसको बहुत खुशी और संतुष्टि मिल रही थी, कुछ ऐसा जो उसको पहले कभी नहीं मिला था। खाना अभी बैंकर टिया हुआ है और गर्म रखा है, मैं सब कुछ बाहर ला आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अंदर आते हाय, नंदिनी रसोई में चली गई, तेजी से और कुशलता से पूरी टेबल पर व्यंजन भर दिए। ये सब टेबल पर लगभग सभी प्लेटन को देखकर कीर्ति ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौंधाई, क्या तुमने पूरा भोज बनाया? उद्धरण चिन्ह। शायद तुम इस व्यस्त आदमी से फिर से मिलने का मौका नहीं मिलेगा, तू बिल्कुल, इसको शानदार होना चाहिए। नंदिनी कीर्ति के प्रतिक्रिया से खुश थी, जबकि अपनी एप्रन उठाती हुई और निमंत्रण देते हुए, खाओ, देखो इसका स्वाद कैसा है। उद्धरण चिन्ह। खुशबू से लालाचित होकर कीर्ति ने बिना झिझक के अपनी चॉपस्टिक्स उठाए और खाना शुरू कर दिया। बुरा नहीं है, बीफ कितना मुलायम है। मेजदार, ये बैंगन का सालन भी अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट और मुलायम। मिर्च और पोक का तड़का भी अच्छा है, जबरदस्त, चावल के साथ कितना अच्छा लगता है। कीर्ति ने एक एक करके हर व्यंजन चाखा, हर एक को पहले से हाई मेजदार समझते हुए, फिर भी अगले के स्वाद से हमेशा आश्चर्यचकित होता था। उसको लगा कि नंदिनी का खाना बनाने का कमाल इस महंगे हुनैन रेस्टोरेंट के शेफ से भी बेहतर था जहां वो प्रिया के साथ गया था। इस भोज के साथ ये हजारों रुपए का होना चाहिए। कीर्ति खाते हुए उसके रसोई के कमाल पर हैरान हो रहा था। नंदिनी टेलीफोन से लगभग शर्मा कर बोली, ये इतना अच्छा नहीं है, बस कुछ घर का खाना है। घर का खाना होने के बावजूद तुम्हारा खाना बनाने का कमाल सच में रेस्टोरेंट के लेवल का है। उद्धरण चिन्ह। कीर्ति ने सच्चे दिल से तारीफ की, उसको प्रशंसा से देखते हुए, तुम्हारे घर आने तक पता नहीं चला कि तुम इतनी गुणवंती हो। इस विषय पर नंदिनी की आंखें थोड़ी गहरी हो गई, फिर उसने एक उजली मुस्कुराहट दी, अगर मैं थोड़ी गुणवंती नहीं रहूंगी, तो मुझे एक स्थानीय से शादी करने का मौका कैसे मिलेगा? उसको कुछ याद आया, उसकी आंखों में शिकायत और छेड़ का एहसास था। मैं कोमल जैसी नहीं हूँ, इतनी जज्बाती और जिंदा दिल, एक बड़ा फिगर, जानती है कि कैसे नाटक करना है, पुरुषों को अपने इर्द गिर्द घुमाना है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कीर्ति ने तुरंत कुछ बार खांसी की, लगभग दम घुट गया। सुबह कोमल के साथ खेले गए इनाम के खेल को याद करते हुए उसको अचानक ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलत किया हो और उसने विषय बदलना नहीं चाहा। तुमने इस बीफ को इतना मुलायम और स्वादिष्ट कैसे बनाया? ये बिल्कुल सही है। ये जिक्र करते हुए नंदिनी सच में विचलित हो गई, गर्व से कहते हुए, मैंने विशेष रूप से तुम्हारे होम टाउन से रेसिपी सीखी, 2 घंटे तक मसाले डालकर धीरे धीरे पकाया और फिर जूस इकट्ठा करने के लिए तड़का लगाया। कैसा है? तुम्हारे होम टाउन के स्वाद से कैसा मिलता है? ये बहुत मिलता जुलता है, सच में बुरा नहीं है। कीर्ति ने सच्चे दिल से तारीफ की, पर अंदर से उसको और भी आश्चर्य हुआ कि उसने कितनी मेहनत की होगी। इस खाने को तैयार करने में नंदिनी को कम से कम 4 से 5 घंटे लगे होंगे। ये सोचकर कि उसने खाने में इतनी सच्ची मेहनत की जबकि उसने उसको बिना बताए जाने का सोचा था, उसने अंदर से खुद को एक गुंडा कहा। कीर्ति को खाने का आनंद लेते देखकर नंदिनी ने अंदर से बहुत संतुष्टि और खुशी महसूस की, एक पहले से तैयार शराब की बोतल निकाली, क्योंकि ये एक अलविदा है, तू कुछ पीने को भी होना चाहिए, तुम इसको मना मत करना। उद्धरण चिन्ह। उसको शराब निकलते देखकर कीर्ति माना करने वाला था, पर उसके शब्दन पर हंस पड़ेगा। ठीक है, भले हाय मेरी शराब सहन करने की क्षमता कम है, पर अगर मैं सो जाऊंगा तो मुझे दोष मत देना। उद्धरण चिन्ह। कोई चिंता नहीं, मेरी सहन शक्ति भी अच्छी नहीं है, चलो बस इसको खाने का आनंद बढ़ाने वाला मांड है। नंदिनी ने 2 छोटे सुंदर ग्लास कप निकाले, उनको शराब से भाट हुए उसको एक दिया। ये पीने की चीज बस कुछ 100 रुपए की है, इसको छोटा मत समझना।
उद्धरण चिन्ह, बिल्कुल नहीं, जबरदस्त खाने के लिए शुक्रिया, मैं इसको पहले पी लूंगा। कीर्ति ने अपना कप उठाया और एक हाई बार में पी गया, मसालेदार शराब खाने की खुशबू के साथ उसको जबरदस्त कहने पर मजबूर कर दिया। ये देखकर नंदिनी ने नाम मुस्कुराहट दी और उसका ग्लास फिर से भर दिया। दोनों ने खाने पर काफी समय बिते, ज्यादातर कीर्ति खाता था जबकि नंदिनी देखती थी, कभी कभी कुछ शब्दन का आदान प्रदान होता था। कीर्ति को अपने हाथों से बना खाना खाते देखकर नंदिनी को अनोखे रूप से गर्मी और संतुष्टि का एहसास हुआ, जैसे ये अद्भुत जीवन वही सपना था जो उसने कभी देखा था, यहाँ तक कि अचेतन रूप से ये पल हमेशा के लिए रहता, ऐसी आशा की। उसको पता नहीं कब से शुरू हुआ, पर नंदिनी ने खोज की कि उसको कीर्ति के बारे में अलग महसूस होने लगा। शायद उसको पहले से हाई उसके लिए भावनाएं थी, या फिर ये 10 दिन की गुची की झलक ने उसके दिल को खोला, या शायद कोमल की छेन ने उसको कीर्ति के लिए अपनी भावनाओं के बारे में और भी ज्यादा जागरूक बनाया। उसको खाने का आनंद लेते देखकर नंदिनी के दिमाग में कई विचार दब पर आखिर में रहने वाला एहसास पूर्णता और संतुष्टि का था। भले हाय इस भोज को टिया करने में उसको पूरा सुबह लग गया, पूरे 5 घंटे की मेहनत, उसको लगा कि ये लायक था। कीर्ति को लगभग खाना खत्म करते देखकर नंदिनी ऐब और नहीं रुक सकी, आखिरकार उसने वो सवाल पूछा जो उसने अंदर रखा था, उसकी आंखों में देखते हुए। कीर्ति, मुझे बैठो, किसी को पसंद करना कैसा होता है। चैप्टर 23, उलझी हुई भावनाएं। कीर्ति एक पल के लिए हैरान हो गया, दूसरे की तरफ आईब्राव उठाए और मजाक से कहा, तुम एक बड़ी सुंदरी, समझदार और सुंदर, ये मत कहना कि तुमने कभी प्यार नहीं किया। उद्धरण चिन्ह, मैंने किया है, पर वो बहुत समय पहले की बात है और मुझे एहसास हुआ कि असमय का आकर्षण सरल था, जैसे कि बड़े होने के बाद का प्यार अलग होता है। ये देखकर कि नंदिनी सच में पूछ रही थी, कीर्ति ने उसको कुछ बार देखा, ध्यान से अपने शब्दन का चयन किया, फिर खाना उठ हैना जारी रखा और कहा, क्या रिश्ते में होना एक दूसरे के आकर्षण के बारे में नहीं होता, जैसे दूसरे इंसान के बारे में सोच कर सो नहीं पाना, उनके कारण छोटी छोटी बातों पर जलन या गुस्सा होना, अपना ज्यादा ध्यान उस इंसान पर डालना। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। कीर्ति ने एक हाई सांस में कुछ उदाहरण दिए, फिर शोल्डर उचकाया और कहा, मेरी राय में प्यार में होना ऐसा ही हो। चैप्टर 26, पुराने कस्बे की सुंदरता। बिजनेस सीट में कीर्ति अपना सर झुकाकर खिड़की के बाहर का नजारा देख रहा था। असल में खिड़की वाली सीट कोमल की थी, पर कीर्ति के बैठने से पहले कोमल ने आगे बढ़कर खिड़की वाली सीट उसको दे दी। ट्रेन के बाहर अनंत खेत और दूर पहाड़ियां, कीर्ति को लगा कि उसकी छाती चौड़ी हो गई है और उसके शरीर के हर एक रोम छिद्र खुल गए हैं। प्रकृति की सुंदरता में सच में शहर में थके और परेशान लोगों की आत्माओं को साफ करने की शक्ति है। पहले हर हाई स्पीड ट्रेन की यात्रा जल्दी में महसूस होती थी, ज्यादातर छुट्टियों में लोगों से भरी हुई, पाव पर पाव रखना, शोर और लगातार फोन कॉल से भरी हुई। अंत समय में कीर्ति को सिर्फ यही महसूस होता था कि पूरी दुनिया व्यस्त और गैंडी है, सांस लेने की भी जगह नहीं है। पर अब इस बड़े और आरामदायक बिजनेस सीट में बैठकर आला से खिड़की के बाहर का नजारा देखते हुए कोमल कभी कभी उसको फल खिलाती, उसको आखिर कर लगा। डॉट डॉट, यार जिंदगी ऐसी हाई होनी चाहिए। डॉट डॉट डॉट, हाई स्पीड ट्रेन से उड़ान के बाद कोमल उत्साह से कीर्ति की पर्सनल गाइड बनने के लिए स्वयंसेवक बन गई। भले हाई उसको पता नहीं था कि वो जगह से इतनी परिचित क्यों थी, कीर्ति ने ज्यादा नहीं सोचा और उसको समा संभल रास्ते प्लान करने का दिया। एम्बुलेन सब तरह के मामूली मामलन को देखने दिया। कीर्ति को हैरानी हुई, कोमल ने सब कुछ कुशलता से संभाला, उनको कीर्ति ने जो गेस्ट हाउस पहले से ऑनलाइन बुक किया था वहां तक आराम से पहुंचने दिया। क्योंकि ये कीर्ति ने व्यक्तिगत रूप से बुक किया था, ये स्वाभाविक रूप से स्थानीय तौर पर सबसे महंगा गेस्ट हाउस था, एक रात के लिए 8,000 रुपए। यहाँ तक कि कोमल, जो खुद को एक स्थानीय एक्सपर्ट मानती थी, इस गेस्ट हाउस में आने के बाद थोड़ी शांत हो गई। जैसा कि उसने कहा, भले हाई वो यहाँ कई बार आ चुकी थी, उसने कभी इस गेस्ट हाउस में कदम नहीं रखा था क्योंकि उसको पता था कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ अमीर लोग जा सकते हैं। इस गेस्ट हाउस का नाम आशियाना था, जो बाहर से एक पुराने स्थानीय घर जैसा लगता था जिसको नई तरह से बनाया गया था। इसके पूरे ईंट और सीमेंट के ढांचे और कुछ आर्किटेक्चरल डिजाइन के कारण घर में एक तरह की आशियाना जैसी विशेषता थी, इसलिए इसका नाम आशियाना गेस्ट हाउस पड़ा। धीरे से भूरी पत्थर की पात पर चलते हुए नदी के पार के साथ और हरियाली के टुकड़े से गुजर का कीर्ति और कोमल आधिकारिक रूप से गेस्ट हाउस में दाखिल हुए। भले हाई इसको गेस्ट हाउस कहा जाता था, ये एक पुराने घर की स्टाइल में एक हाई एंड होटल जैसा जायदा था। जैसे हाई कीर्ति लॉबी में दाखिल हुआ, एक महिला मेहमान का स्वागत करने के लिए मुस्कुराहट के साथ आगे आई। कीर्ति के रिजर्वेशन की पुष्टि करने के बाद रिसेप्शन ने तुरंत सेवा दी। कोमल कीर्ति के पीछे चलती हुई गेस्ट हाउस की विभिन्न सेवाओं का आनंद ले रही थी, जैसे कि वो खुद एक अमीर इंसान बन गई हो। उसके दिल में अजीब सी खुशी और संतुष्टि थी। उसके लिए अमीरों के जीवन शैली का अनुभव करना उसके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था। गेस्ट हाउस 5 दिनों के लिए बुक किया गया था, कुल मिलाकर 40,000 रुपए। जैसे हाई कीर्ति ने अपने बैंक कार्ड से 40,000 ट्रांसफर किए, सिस्टम ने तुरंत 4 लाख रुपए वापस कर दिए। इस तरह से पैसा खर्च करने और ज्यादा पैसा मिलने का एहसास सच में कीर्ति को बहुत संतुष्ट कर रहा था। भले हाई उसने इसका अनुभव कई बार किया था, फिर भी उसको बहुत खुशी हो रही थी। बिल्कुल, आसनाइज बड़ा पैसा कमाना दुनिया में सबसे संतुष्टि देने वाली चीज है।
कीर्ति को एक पैल में 4000 रुपए खर्च करते देखकर कोमल उसकी वित्तीय शक्ति से और भी ज्यादा हैरान हो गई। कुछ दिन साथ रहने के बाद उसने कीर्ति को पहले से हाई हजारों रुपए खर्च करते हुए देखा था, जो उसकी कई सालों की वेतन के बराबर था। ये सोचकर उसको लगता था कि कीर्ति का पीछा करना सही निर्णय था। उसकी बा को और भी जोर से पकड़ लिया, इतना कि उसकी गोल छाती फ्लैट हो गई। अपनी बा के खिलाफ मुलायम एहसास महसूस करते हुए कीर्ति संतुष्ट दिखाई दिया, इस अनुभव का आनंद ले रहा था, विशेष रूप से कोमल जैसी एक प्राकृतिक रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ। उसको आहभाट हुए, बड़ी छाती सच में न्याय है। एक बार कोमल ने सब कुछ ठीक कर लिया, कीर्ति उसको गेस्ट हाउस रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले गया। इस गेस्ट हाउस की सबसे बड़ी सुविधा ये थी कि कमरे की किमाट में मेहमानों के लिए दिन में 3 भोजन शामिल थे। भले हाई खाने का स्वाद अच्छा था, कोमल के समझाने पर कीर्ति ने सिर्फ आधा पेट खाया। उसके अनुसार बाकी पेट को स्थानीय स्नैक्स के लिए बचाना चाहिए। क्योंकि कीर्ति और कोमल देर से पहुंचे थे, जब वो गेस्ट हाउस से निकले तो पूरा अंधेरा हो गया था। खुशकिस्मती से पूरा पुराना कस्बा रोशनी से भरा हुआ था और गहरी काली रात ने पर्यटकों के शाम की सैर पर कोई असर नहीं डाला। आशियाना गेस्ट हाउस पुराने कस्बे के सबसे अच्छी जगह पर स्थित था, कस्बे के मुख्य द्वार के करीब। गेस्ट हाउस से निकलने पर कीर्ति और कोमल सीधे पुराने कस्बे में चल दिए। रात को पुराना कस्बा एक शांत पेंटिंग जैसा था। धीमी पीली रोशनी पुराने पत्थरन पर अंबर की रोशनी डोलती थी, जो गर्म और आरामदायक लगती थी। लोगों के छोटे समूह मुड़ते और घूमते रेस्टोरेंट पर घूम रहे थे, कभी कभी जोड़ों से हंसने की आवाज आती थी। कीर्ति और कोमल पुराने कस्बे में घूमते रहे, हवा ताजी और रात शांत थी, जिससे कीर्ति के एक बार बड़े शहर में बेचैन दिल को बहुत शांति मिली। उसने बगल में शांत कोमल की तरफ देखा और हैरान हो गया कि वो भी कस्बे के इतिहास और सुंदरता को प्रशंसा कर रही थी। उसके लिए चुप रही ना एक दुर्लभ बात थी, बस चुपचाप पीछे चलती रही। कीर्ति हैरान हो गया, उसको उम्मीद नहीं थी कि एक लड़की जिसको एक सोफिस्टिकेटेड लग्जूरियस जीवन चाहिए, इस पुराने कस्बे की सुंदरता को भी पहचान सकती है, जिसने उसके बारे में उसके विचार को थोड़ा बदल दिया। जैसे हाई दोनों पुराने कस्बे की गैरियों में चलते गए, माहौल धीरे धीरे जिंदा हो गया। पता चला कि आगे कस्बे का कमर्शियल को एरिया था और अचानक भीड़ बढ़ गई। तथाकथित कमर्शियल को सच में एक छोटी गली थी, जिसमें रात के खाने के स्टॉल और कई छोटी दुकानें थी। फिर भी ये लोगों से भरा हुआ था और जिंदा आवाजन से दुकानदारों की आवाजाइन कस्बे में एक जिंदा जीवन जोड़ रही थी। यहाँ बहुत सारी स्वादिष्ट चाइज़ाइन हैं, मैं आपको उधर ले जाऊंगी। आगे के स्टॉल्स को देखकर कोमल की आंखें चमक गई, उसकी जिंदा आत्मा जाग उठी और उसने कीर्ति को खींचकर जिंदा गली में दाखिल किया। कांड वाले छोले बेक रहे हैं। सुंदरी, घर के बने कांड वाले छोले, क्या तुम ट्राई करोगी? गजक, मीठी और खट्टी गजक। पकोड़ चाहिए। हैंडसम पकोड़, अगर स्वादिष्ट नहीं है, टू मफ्ट हैं। अलग अलग आवाजाइन उनके कानों में सब दिशाओं से आ रही थी और कीर्ति एक बड़ा चयन कर पार कोमल के हाथ में पहले से हाई कई स्नैक्स की लदियान थी। ये ट्राई करो, ये सब मेरे पसंदीदा हैं। कोमल एक सच्ची मुस्कुराहट के साथ अपने दांत दिखट हुए कीर्ति को अपने पसंदीदा स्नैक्स दिए, जैसे एक छोटी लड़की अपने पसंदीदा चाइज़ाइन बांट रही हो। ये देखकर कीर्ति भी शर्माया नहीं, लदियान ली और खाना शुरू कर दिया। कैसा है? कोमल उम्मीद से भरी हुई थी। बुरा नहीं है। कीर्ति ने सहमति में सहिले, इसका काम बहुत अच्छा है। चांदनी चौक की कमर्शियल स्ट्रीट पर चीज इनसे बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। असल में कीर्ति को सीनिक एरिया में स्नैक्स से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, पर उसको हैरानी हुई कि कोमल ने जो खरीदा था उसका स्वाद काफी अच्छा था। अभी के लिए कोमल सच में एक अच्छी गाइड लगती थी। जब तक आपको पसंद है, मैं आगे जाकर आपके लिए और स्वादिष्ट चाइज़ाइन खरीदेंगी। कीर्ति के सकारात्मक जवाब से प्रोत्साहित होकर कोमल और भी उत्साहित हो गई। सीमहीन ऊर्जा से भरी हुई वो आगे भीड़ में घुस गई। जल्दी हाय, कीर्ति ने उसको दूर से देखकर उछालते हुए और चिल्लाते हुए देखा। कीर्ति, यहाँ की नींबू चाय सच में अच्छी है, क्या मैं आपके लिए एक कप ले लूं? शायद यात्रा के उत्साह से या शायद कोमल के उत्साह से प्रभावित होकर कीर्ति ने जोर से वापस बुलाया, जरूर, मेरे लिए एक खरीद लो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। ये सुनकर कोमल ने खुशी से दुकानदार से बात की, लगातार उनको चीनी और बर्फ के लेवल के बारे में याद दिलाती रही ताकि वो कीर्ति को एक कप नींबू चाय दे सके जो उसको सही लगे। कीर्ति, जल्दी से आओ, यहाँ फोटो के लिए बहुत अच्छा है, मैं आपके लिए लूंगी। मैं फोटो लेने वाला नहीं हूँ, मुझे आपके लिए लेने दो। कीर्ति, यहाँ कुछ मिनी गेम्स हैं, आप कटोरी तोड़कर एक इच्छा कर सकते हैं, कहते हैं कि ये प्रभावशाली है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, हम हर एक इच्छा करेंगे। कीर्ति, यहाँ हाथ से बने सुवेनियर्स बेक रहे हैं, इस दुकान में बूढ़ी महिला का काम कमाल है। जल्दी आओ। कीर्ति, मैंने आपके लिए बारबेक्यू खरीदा है, इस दुकान का स्वाद कमाल है। उद्धरण चिन्ह। कीर्ति, ऊपर देखो, वहाँ आतिशबाजी है। वाओ, इतनी सुंदर, जल्दी से फोटोज लो। पुराने कस्बे की रात के दौरान कोमल और कीर्ति एक आगे लगातार मेजदार चाइज़ाइन खोज रही थी, दूसरा पीछे लगातार आनंद ले रहा था। डॉनन बचपन में वापस चले गए, जैसे दो बच्चे पुराने कस्बे में के खेल रहे हो, बीबर्स और गरम। आगे से कोमल कभी कभी पीछे देखती थी, कीर्ति को भीड़ में मुश्किल से गुजारते हुए देखकर, और हंसने लगती थी, उसके चेहरे पर खुशी फूल जैसी खिल रही थी।
कीर्ति को उसको ढूंढते हुए देखकर वो जानबूझकर छिप जाती और फिर अचानक पीछे से दिख आय देती, उसको चौंकती और फिर खुशी से हंसने लगती। शायद कस्बे के माहौल से प्रभावित होकर दोनों ने अपने दिलों को खोल दिया, बिना बोझ के इस बीते हुए खुशी का आनंद ले रहे थे। इस पल कोमल एक भ्रम में पैट गई, जैसे कि वो और कीर्ति सच में प्यार की नदी में डूब गए हैं। प्यार की सुंदरता ने उसको मजबूती से लपेट लिया, उसको इसका आनंद लेने दिया। भले हाय उसको अपने दिल में पता था कि कीर्ति सच में उसके साथ नहीं हो सकता, पर उसने इस रात के हर सुंदर पल को बहुत संजो कर रखा। उसके लिए जिंदगी एक सपना जैसी है, बीते हुए याद रखने लायक खुशी का एक निशान छोड़कर, और यही काफी है। चैप्टर 27, मोमो की पेंटिंग की दुकान। अरे हैंडसम और सुंदरी, क्या आपको एक स्केच बनवाना है यादगार के लिए? उद्धरण चिन्ह। जैसे हाई कीर्ति और कोमल एक एक शिखरित शांत गली में चले, एक नम्र और साफ आवाज ने उन्हें रोक दिया। कीर्ति ने अपना सर घुमाया और गली के प्रवेश द्वार पर एक छोटा सा स्टॉल देखा, जहां एक ग्रेसफुल और ताजगी भरी नौजवान लड़की बैठी थी। लड़की के लंबे मुलायम काले बाल जो आराम से एक लो बन में बंधे हुए कुछ लेटन से हवा में हल्के से हिल रही थी। उसका शरीर पतला था और उसने हल्के नीले रंग की लंबी ड्रेस पहनी थी, पैरों में सफेद कैनवस शूज साधारण लेकिन कलात्मक। स्टॉल छोटा था, जिसमें एक सिंपल छतरी स्टैंड और 2 टेबल थे। छतरी स्टैंड पर एक क्यूट बैनर लटका हुआ था जिस पर मनस्वी की चित्रशाला लिखा हुआ था। टेबल पर अलग अलग कलाकृतियां प्रदर्शित थी, ज्यादातर क्यूट लाइन ड्रॉन कार्टून्स। वाओ, इतने क्यूट, क्या आपने ये सब बनाए हैं? स्पष्ट रूप से नौजवान लड़की को क्यूट चीजन से कोई विरोध नहीं था। यहां तक कि मटेरियलिस्टिक कोमल भी तुरंत अनचित्राव से खिंच गई, उसकी आंखें चमकने लगी। हाँ, और क्योंकि आप इतनी सुंदर हैं, अगर आपको ड्राइंग चाहिए तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगी। चित्रशाला की मालिक व्यापार में कुशल लगती थी, जैसे हाई कुछ आसान शब्द ने कोमल की तेज दिलचस्पी जागा दी। सुंदर होने के लिए डिस्काउंट? कोमल ने पूछा, आंखें उत्सुकता से चौड़ी हो गई। बिल्कुल, मुझे सुंदर लोगों और नज़ारों का चित्र बनाना पसंद है। अगर कुछ एनेट्रेटिव या अनअपीलिंग है तो मैं एक्स्ट्रा पैसे देने पर भी नहीं बनूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए चित्रशाला की मालिक ने कीर्ति की तरफ देखा। मैं आप दोनों को अभी घूमते हुए देखकर मोहित हो गई थी। आप दोनों दृश्यात्मक रूप से आकर्षक हैं और बहुत खुश लगते हैं। अगर आप दोनों को एक साथ स्केच बनवाना है तो मैं आपसे सिर्फ एक व्यक्ति के लिए चार्ज कर सकती हो। ऑन सच में? शुरू में स्टॉल पर 200 रुपए की कीमत पर कोमल संकोच में थी, पर ऑफर किए गए डिस्काउंट से वो मान गई। उसने उत्सुकता से कीर्ति की तरफ देखा। भैया कीर्ति, क्या हम एक स्केच बनवाए? उद्धरण चिन्ह। कीर्ति ने पहले आर्ट पाधी थी, इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं थी। ये सोचकर कि वो घूमते हुए थक गए उसने हाँ कर दी, ये सोचकर कि ये एक अच्छा आराम होगा। उसकी सहमति देखकर कोमल बहुत खुश हो गई और तुरंत स्टॉल मालिक को कहा, हम दोनों का स्केच बनिए और ये सुनिश्चित का रेन की हम की लग रहे हैं। जरूर, अगर मैं आपको खराब बनूंगी तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। चित्रशाला की मालिक ने मजाक किया और कीर्ति और कोमल को स्टूल्स पर बैठने के बाद कुशलता से एक स्केच पैड और पेन निकाला और ड्राइंग शुरू कर दी। कीर्ति ने उसके टूल्स पर एक नज़र डाली, ऐसा लगता था कि वो मार्कर्स और रंगीन पेंसिल्स का मिश्रण इस्तेमाल कर रही थी। ये मेथड तेजी से परिणाम देता है लेकिन कलाकार के हुनर को बहुत टेस्ट करता है। लेकिन उसके टेबल पर रखे काम से लगता था उसके पास पर्याप्त हुनर था। मनस्वी। कीर्ति ने स्टॉल पर कामन पर दस्तखत देखा और समझा कि उसको मनस्वी की चित्रशाला क्यों कहते थे। रात की हवा धीरे से चली, जब कीर्ति आधी आंखें बांधकर पुराने कस्बे के आरामदायक आनंद का अनुभव कर रहा था। इसके विपरीत कोमल थोड़ी घबराई हुई लग रही थी, अपने सबसे सुंदर एंगल पर पोज देने की कोशिश कर रही थी, ये उम्मीद करते हुए कि कलाकार उसको सबसे अच्छी तरह से पकड़ पेगी। जरूर, वो कीर्ति के और नजदीक आना नहीं भूली, ये सोचकर कि इससे ड्राइंग में वो और नजदीक दिखेंगे। ये सारे सटल मूव्स मनस्वी की आंखों में स्पष्ट भले हाई उसने उन्हें बताया नहीं। उसने सिर्फ एक हल्के मुस्कान बनाए रखी, जानबूझकर उन दोनों को कॉम्पोजिशन में और नजदीक बा नया। मनस्वी ने तेजी से काम किया, लगभग 20 मिनट में पूरा कर लिया, जब कीर्ति और कोमल थोड़ा बोर्ड महसूस करने लगे थे। उसने आखिरकार पेन को नीचे रखा और कहा, सब हो गया, ये पूरा हो गया है। उद्धरण चिन्ह। मुझे देखने दो। ये सुनकर कोमल तुरंत खड़ी हो गई, उत्साह से मनस्वी की तरफ झुक गई। ड्रॉइंग देखकर वो तुरंत हैरान हो गई, ये कितनी अच्छी तरह से बनाया गया है। ये देखकर कीर्ति ने अपनी आईब्राव उठाए, उत्सुक, और वो भी देखने लगा, उसकी आंखों में हैरानी की एक झाला के चमक गई। कार्टून ने कीर्ति और कोमल के एक्सप्रेशंस और फिजिकल फीचर्स को इतनी अच्छी तरह से पकड़ा था। ड्रॉइंग में दोनों एक साथ दबे हुए कोमल कीर्ति की बाह पकड़े हुए थी, उसके चेहरे पर मीठी खुशी थी और उसकी प्रिया एलवी पर्स उसकी बाह से लटक रही थी। यहाँ तक कि उसकी प्रभावशाली छाती भी स्पष्ट रूप से दिखाई गई थी। कीर्ति शांत दिखाई दे रहा था, उसके चेहरे पर एक हल्की, लगभग अदृश्य मुस्कान थी, एक आरामदायक डिमीनर दिखा रहा था। स्केच देखने के बाद कीर्ति ने कलाकार के हुनर और निरीक्षण क्षमता की तारीफ की। स्पष्ट रूप से वो सिर्फ दोनों का पोर्ट्रेट नहीं बना रही थी, बल्कि उनकी विशेषताओं और सार को पहले के निरीक्षण के माध्यम से कलात्मक रूप से पकड़ रही थी। खुश हूं कि आप दोनों को पसंद आया।
ग्राहक की सहमति पाने पर मनस्वी भी खुश थी और पेपर उठाया। मैं इसको आपके लिए फ्रेम कर दूंगी, पर इसमें थोड़ा समय लग सकता है। जरूर, फ्रेम करते समय ध्यान से इसको खराब मत करना। मैं इसको घर ले जाकर एक कलेक्शन के रूप में रखना चाहती हूँ। कोमल को सच में स्केच पसंद आया और कीर्ति के पैसे देने का इंतजार किए बिना उसने खुद 500 रुपए निकले और मनस्वी को दे दिए। ये लो, आपका काम कमाल है, 500 रुपए हर पैसे के लायक हैं। उद्धरण चिन्ह। अनपेक्षित अमाउंट से हैरान होकर मनस्वी ने मुस्कुराहट के साथ पैसे स्वीकार किए। शुक्रिया, अगली बार जब आप आएंगे मैं आप दोनों का एक और स्केच मुफ्त में बनूंगी। सच में ये डील पक्की, अगली बार मैं आपको जरूर ढूंढूंगी। उद्धरण चिन्ह। आज रात बहुत खुश महसूस कर रही कोमल शुरू में फ्रेमिंग का इंतजार करने का सोचा, लेकिन फिर उसने दूर एक वेंडर को खास बेक्ड गुड्स बेक्ड हुए देखा। खुशी से भरकर उसने कीर्ति से कहा, भैया कीर्ति, वो स्टॉल खास बंस बेक रहा है। मैं आपके लिए कुछ खरीदती हूँ, वो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। कीर्ति के जवाब देने से पहले कोमल उत्साह से भागी चली गई। उसकी जिंदा मूर्ति को गायब होते हुए देखकर कीर्ति सिर्फ मदद ना कर पाने वाले मुस्कुराहट और सोहिले महिलाओं की ऊर्जा सच में एक रहस्य है। उद्धरण चिन्ह। शायद क्योंकि वो आपके साथ हैं इसलिए वो इतनी डायनामिक हैं। मनस्वी, जो फ्रेमिंग में व्यस्त थी, इस दृश्य को देखकर अचानक बोली। इन शब्दों पर आईब्राव उठाकर कीर्ति ने उसको देखा। आप लोगों को काफी अच्छी तरह से पढ़ लेती हैं। आपने जिंक्सन की चिंताओं को ड्राइंग में बिल्कुल सही पकड़ा। इस तरह के काम में आपको तेज आंखों वाला होना पड़ता है, नहीं तो आप जीवन नहीं कमा पाएंगे। मनस्वी आराम से मुस्कुराई। उसकी आंखें साफ थी लेकिन उनमें एक शांत रैशनैलिटी थी, जिससे वो बाहर से जितनी सिंपल लगती थी उससे के अहम ज्यादा गहरी लगती थी। मैंने सोचा था कि आप जैसे कलाकार जो स्टॉल्स लगाते हैं वो सब आर्टी होते हैं, अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, कीर्ति ने स्पष्ट रूप से कहा। लेकिन आपने कोमल को बिल्कुल सही पहचान लिया, आप लोगों को बहुत देखती हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह। कीर्ति को हल्का सा एहसास हुआ कि मनस्वी कोई सिंपल माइंडेड व्यक्ति नहीं थी, बल्कि कोई गहरी और विचरशील व्यक्ति थी। हाँ, मनस्वी ने इनकार नहीं किया। यहाँ हर दिन बैठने से मुझे अलग अलग पुरुषों और महिलाओं को देखने का मौका मिलता है। क्या आपको ये दिलचस्प नहीं लगता? हर कोई सच में अलग है। बहुत सारे लोगों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति एक किताब है, हर एक की अपनी एक अनोखी कहानी है, जो उनकी अनोखी कवर बनती है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए मनस्वी ने कीर्ति को उत्सुकता से देखा, मुस्कुराते हुए। मुझे अनुमान लगाने दो, आप उस नौजवान लड़की के साथ कपल नहीं है ना? जैसे हाय उसने बोलना खत्म किया, कीर्ति की आईब्रोज ऊपर चली गई और उसने उसकी आंखों में देखा। आपको ऐसा क्यों लगता है? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि अगर आप कपल होते तो वो नौजवान लड़की आपके आसपास इतनी सावधान नहीं होती, हमेशा पहले आपकी राय लेने की जरूरत नहीं होती। आपको क्या लगता है कि हमारा रिश्ता क्या है? क्योंकि ये कपल के रूप में नहीं है, रिश्ता स्पष्ट है। आप अमीर लड़के हैं और वो पैसे के लिए आपके आसपास घूमने वाली लड़की है। मनस्वी का विश्वास भरा रूप और उसकी आवाज में पैसे के लिए घूमने वाली का जिक्र करते हुए हल्का सा घृणा देखकर कीर्ति ने हल्का सा गुस्सा किया। उसने उसको सीधे देखा। वो चोरी या डाका नहीं डाल रही, जो वो चाहती है वो अपने खुद के प्रेशन से प्राप्त कर रही है। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती, अगर ये सिर्फ इसलिए है कि मैं अमीर हूं कि उसको मेरे पैसे पसंद हैं। मुझे पूछना पड़ेगा, क्या आपको पैसे पसंद नहीं हैं? ये कहने के बाद कीर्ति ने जानबूझकर उसके हाथ में 500 रुपए देखे, फिर फ्रेम तस्वीर उठाई कहते हुए, अच्छा स्केच, बाकी के लिए चलो इसको यहाँ हाई छोड़ देते हैं। उद्धरण चिन्ह। कीर्ति को दूर जाते हुए देखकर मनस्वी ने पलक झपकाए और उसकी व्यंग्या से कोई गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि दिलचस्पी और प्रशंसा का रूप दिखाया। इतने सारे लोगों को देखने के बाद ये पहली बार है कि मैंने एक अमीर वारिस को पैसे के लिए घूमने वाली के लिए बोलते हुए देखा है। अनप्ले बॉयज की तुलना में जो अपने आसपास की महिलाओं को समन की तरह देखते हैं, ये नौजवान लड़की सच में भाग्यशाली है। चैप्टर 28। पुराने कस्बे में सुबह। अगली सुबह सूरज की रोशनी हल्के धुंध के माध्यम से धीरे से फैल गई, पुराने कस्बे को लपेट लिया। हवा इतनी ताजी थी जैसे कि उसको धोया गया हो, बिना किसी अशुद्धि के। कीर्ति खिड़की के पास खड़ा था, एक गहरी सांस ली, तुरंत ताजगी और पुनर्जीवित महसूस किया। उसने माना कि पुराने कस्बे का माहौल और वातावरण बड़े शहर से ज्यादा आरामदायक और संतुष्ट करने वाला था। उसने कोमल के टाइटली बैंड कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। अंदाज लगाया कि वो कल से बहुत थक गई थी, अभी तक उसके उठने का कोई संकेत नहीं था। कीर्ति ने उसके मीठे सपनों को परेशान नहीं किया। अपने होमस्टे में दिए गए नाश्ते को खाने के बाद उसने कपड़े बदले और अकेला नीचे चला गया। पुराने कस्बे की सुबह एक शांत और एलिगेंट पेंटिंग जैसी थी, जिसमें पतली धुंध ने नीली टाइल्स और सफेद दीवारों को जाली की तरह ढांप लिया था। भूरा पत्थर का पेवमेंट अभी भी सुबह की ओस से भरा था, सूरज की पहली किरणों में चमक रहा था। कीर्ति पुराने गलियों में घुमा, दुर्लभ शांति और सुंदरता का आनंद ले रहा था। रात की तुलना में पुराने कस्बे की सुबह का एक अलग हाई स्वाद था। दोनों तरफ की दुकानें अभी भी बंद थी और कस्बे के बीच की छोटी नदी गुरगुरा रही थी। नदी में कुछ छोटी मैकलियन खुशी से तैर रही थी, शांत पानी पर हल्की लारियन बना रही थी, जिससे प्रतिबिंबित इमारतों को धीरे से हिलन दिया। जैसे हाई कीर्ति ऐप शांत और खाली कमर्शियल स्ट्रीट से गुजरा, उसको हैरानी हुई कि कल रात की छोटी आर्ट शॉप अभी भी वहां थी।
कल की तुलना में जब वो बड़ी दुकानों की चमक के नीचे दबी हुई थी, अब वो सुबह में अलग लग रही थी। वहां अकेली बैठी थी जैसे कि एक बूढ़ा आदमी जो पुराने कस्बे की रखवाली कर रहा हो। आपकी आर्ट शॉप बड़े शहर के ऑफिस वर्कर्स के उठने से भी पहले खुलती है। उद्धरण चिन्ह। कीर्ति नजदीक गया, नीली लंबी स्कर्ट और सफेद कैनवस शूज में असपतली मूर्ति पर मुस्कुराते हुए। क्या यहाँ पुराने कस्बे में व्यापार इतना प्रतियोगी है? अस्परिचित आवाज को सुनकर मनस्वी ने अपना सर घुमाया। कीर्ति को अकेला आते हुए देखकर उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक चमक जी आई। फिर उसने अपने पेंट ब्रश से भरे हाथ से अपने बाल को कान के पीछे किया, हल्का सा हैंडसेट हुए। मैंने सोचा था कि आज के नौजवान पर्यटक आमतौर पर दोपहर तक नहीं उठते। यहाँ का नज़ारा इतना अद्भुत है, सुबह उठकर इसको नहीं देखना दुख की बात है। उद्धरण चिन्ह। कीर्ति चलने से थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था, इस बात की परवाह किए बिना कि वो सहमत है या नहीं। उसकी दुकान से एक छोटी स्टूल ली और आराम से उसके बगल में बैठ गया। ये मानना पड़ेगा, मनस्वी ने एक अच्छी जगह चुनी थी। आगे और पीछे पैरों के लिए मुख्य रास्ते हैं और बाएं तरफ थोड़ी दूर पर पुराने कस्बे का नदी किनारा है, जहां कोई आराम से नदी का नज़ारा देख सकता है। कीर्ति छोटी स्टूल पर बैठा नदी के पार लालटन को हिलते हुए देख रहा था, आराम और सुकून महसूस कर रहा था। उसके भी डंगे ढंग को देखकर मनस्वी की नाजुक आईब्रोज हल्की सी उठी, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने अपने कैनवस पर पेंटिंग करना जारी रखा। इस बार मनस्वी मार्कर्स और रंगीन पेंसिल्स का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, बल्कि वाटर कलर पेंट का। लगता है वो कई शैलियन में पेंटिंग कर सकती थी। मार्कर्स और रंगीन पेंसिल्स सिर्फ उसके सबसे तेज मेथड्स थे। उसके पेंटिंग करते समय उसके कैंडिड एक्सप्रेशन को देखकर कीर्ति को ये दिलचस्प लगा और उसने स्टूल को सीधे उसकी तरफ घुमा लिया। मनस्वी को ध्यान से पेंटिंग करते हुए देखा। उसको पेंटिंग की कुछ समझ थी। जब वो जवान था, आज सीखना लोकप्रिय था और उसके हुनर को देखते हुए उसके परिवार ने उसको कुछ साल पढ़ने दिया, जिसमें उसने कई स्थानीय पुरस्कार जीते। लेकिन बाद में उसने पढ़ाई के लिए अपने शौक को अनिच्छा से छोड़ दिया। आखिरकार छोटे शहर में साधारण परिवारों के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना सबसे अच्छा रास्ता था। अपने बगल से भी डंगे नजर को देखकर मनस्वी, जिसका एक्सप्रेशन पहले प्राकृतिक था, अपना सर घुमाकर कहा, क्या आपको नहीं पता कि इस तरह से किसी को घूरना असभ्य है? उद्धरण चिन्ह। एक आउटडोर आर्टिस्ट के लिए ये एक अनिवार्य स्थिति है। मैं आपको मानसिक प्रतिरक्षा बनाने में मदद कर रहा हूँ। उसके भी डंगे ढंग को देखकर मनस्वी ने उसकी बेशर्मी की सीमा को समझा और उसको इग्नोर कर दिया। अपनी पेंटिंग करना जारी रखा, ये सोच हुए कि वो हवा है। इसी बीच कीर्ति उसके प्रोफाइल को देख रहा था। उसकी तुलना कोमल और तान्या से की। कोमल के स्टाइलिश पैनअप की तुलना में मनस्वी बहुत साधारण लगती थी, विशेष रूप से क्योंकि उसको मेकअप पसंद नहीं था। उसकी पूरी लुक और भी साधारण थी। लेकिन मनस्वी के पास नाजुक और साफ विशेषताओं का फेदा था। आईब्रोज एक की चंद्रमा की तरह बिल्कुल सही मोटी के। उसकी आंखें चमकदार और साफ थी, जैसे एक साफ जान का पानी हो। उसके होठ प्राकृतिक रूप से गुलाबी, एक स्वस्थ चमक फैले थे। उसकी त्वचा भी गोरी और मुलायम थी, जैसे एक ताज़ा छेला हुआ अंडा हो, बिना किसी दाग के। पहली नज़र में कल रात कीर्ति ने देखा कि मनस्वी में एक तरह की बिना सजावट की शुद्धता थी जो भुलाई नहीं जा सकती। विशेष रूप से इस पुराने और शांत कस्बे में मनस्वी में एक एक्स्ट्रा ऑरा था और उसके आसपास के माहौल के साथ उसका स्वभाव कोमल के स्वभाव को भी थोड़ा पीछे छोड़ देता था। क्या आप मेरा चेहरा बार बार देखना बैंड कर सकते हैं? उसके लगातार नज़र से ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ मनस्वी ने नाखुश होकर सर घुमाया। यहाँ तक कि आउटडोर आर्टिस्ट्स का काम हाई देखा जाता है, उनके चेहरे को नहीं, जैसे आप करते हैं। उसके गस को देखकर कीर्ति गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि मुस्कुरे। हर कोई सुंदरता से प्यार करता है। मुझे आप सुंदर लगती हैं तू। मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर और देख लूं। शुरू में तारीफ से खुश मनस्वी ने तुरंत कोमल के बारे में सोचा। व्यंग्यात्मक रूप से हैंडसेट हुए। क्या आप लोग अमीर दूसरी पीढ़ी वाले लड़कियन को ऐसे पटेट हैं? मुझे अनुमान लगाने दो, आपने अपने जीवन में कितनी महिलाओं की सुंदरता की तारीफ की है? 1000 या 10,000? इतना ज्यादा नहीं। कीर्ति ने एक पल के लिए घबरा कर याद किया और कहा, सच्ची टेलीफोन के लिए शायद 10 से ज्यादा नहीं। उद्धरण चिन्ह। उसका जवाब सुनकर भले हाय या सच था या नहीं, मनस्वी थोड़ा खुश महसूस किया, लेकिन फिर भी उसको नकार दिया। क्या आपको लगता है कि मैं आप पर विश्वास करूं? विश्वास करो या ना करो, ये आप पर है। उद्धरण चिन्ह। कीर्ति ने परवाह नहीं की, कंधे उचकाए और अचानक उसके टेबल से एक ड्राइंग बोर्ड उठाया, कहते हुए, अगर आपको विश्वास नहीं है तो भूल जाओ, क्योंकि मेरे पास कुछ करने को नहीं है और यहाँ का नज़ारा अच्छा है। मैं भी एक तस्वीर बनाऊंगा अपने स्वाद को सुधारने के लिए। उद्धरण चिन्ह। अरे मेरा पेपर और पेंट बर्बाद मत करो। चिंता मत करो, मैं पैसे दूंगा। चैप्टर 29। कीर्ति का आराम। मनस्वी ने अपनी नौकरी छोड़कर पेंटिंग करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उसको पेंटिंग से प्यार था। इसलिए जब दूसरे लोग उसके पेपर और पेंट का गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसको बेचैनी होती है। लेकिन दूसरे व्यक्ति को पहले से हाई पेंटिंग शुरू करते हुए देखकर मनस्वी सिर्फ गस से सांस ले सकती थी। याद रखना, बाद में इसके लिए पैसे देना। मैं तुमको बिना कुछ लिए मटेरियल बर्बाद नहीं करने दूंगी। ये कहने के बाद उसने कीर्ति को इग्नोर कर दिया और अपनी पेंटिंग पर ध्यान केंद्रित किया। पता नहीं कितना समय बीत गया जब तक कि पीडन पर पक्षी खुशी से चाचहाने लगे और ज्यादा लोग रास्ते पर आने लगे। पहले से शांत पुराना कस्बा जैसे जाग गया हो, धीरे धीरे जिंदा हो गया।
मनस्वी ने आखिरकार अपना कलाकृति पूरा कर लिया, हल्का सा पीछे झुक गई और अपनी पेंटिंग को एक और नज़र देखने के लिए एक कदम पीछे ली, संतुष्टि में सिर हिले। जैसे हाई वो सामान पैक करने वाली थी, उसने अपने बगल में कीर्ति को आहभाट हुए सुना, हम आज अच्छा लग रहा है, इतने समय बाद पेंटिंग की है और अच्छी बनी है। कीर्ति की तारीफ सुनकर मनस्वी ने अपनी आंखें घुमाने से रोका, मुड़कर मटीरियल फी मांगा और अनजाने में उसकी ड्राइंग पे नजर डाली, डांग रह गई। आगे उसने अपनी सुंदर आंखें चौड़ी कर ली, जल्दी से कीर्ति के बगल में खड़ी हो गई और ध्यान से उसकी पेंटिंग को घूरा। उसकी एक्सप्रेशन भ्रमित थी, एक पल के लिए रिएक्ट करने में असमर्थ थी। 2. आपके पेशेवर दृष्टिकोण से इसको आप कैसे रेट करेंगी? मनस्वी को उसकी पेंटिंग देखते हुए देखकर कीर्ति ने पूछा। इस बार उसकी पेंटिंग से प्रभावित होकर पेंटिंग करने की उत्सुकता जो उसके दिल में सब थी वापस जाग गई, इसलिए उसने एक पेपर उठाया और एक पेंटिंग बनाई। ये कहना पड़ेगा, मैन की स्थिति पेंटिंग के निर्माण पर बहुत असर डालती है। शायद मनस्वी के कारण या शायद इस समय में मैन की स्थिति में बैड लव, कीर्ति इस बार एक विशेष रूप से अच्छी स्थिति में था। बचपन के ड्राइंग की यादें उसके दिमाग में आई और उसके कार्य के लिए एक साफ अवधारणा और विचार तेजी से बन गई। बिना किसी देर के उसने एक हाई बार में कलाकृति पूरा कर लिया, जैसे कि एक फ्लो की स्थिति में प्रवेश किया हो। क्या ये सच में वही है जो आपने अभी बनाया? इस पल मनस्वी धीरे धीरे अपने होश में आने लगी, उसको विश्वास करना मुश्किल लगा, यहाँ तक कि ये जांच हुए कि वो उसके बगल में पेंटिंग कर रहा था। वो ये नहीं सोच सकती थी कि ये काम उससे आया। कीर्ति की पेंटिंग में पुराने कस्बे की सुबह का नज़ारा था। समय पेंटिंग में रुक गया था, हर ब्रश स्ट्रोक ने बीते हुए कहानियन को बताया। पेंटिंग में दूर पहाड़ हल्के से दिखाई दे रहे थे, पुराने घर शांतिपूर्ण रूप से व्यवस्थित, नदी के बगल में लालटन हिल रहे थे और नीली टी लेस और सफ़ेद दीवार सूरज की रोशनी में एक शांत सदागी फैल रही थी। पूरी पेंटिंग में एक गर्म टोन थी जो हर कोना तक धीरे से बढ़ रही थी, जबकि महत्वपूर्ण ब्रश स्ट्रोक्स ने कीर्ति के बेपरवाह मैन की स्थिति को प्रकट किया जो कलाकृति में बिल्कुल सही बैठती थी। ये पेंटिंग भले हाई टेक्निकी रूप से साधारण है, कॉम्पोजिशन और विचार में अनोखी है, संदेश को पूरी तरह से व्यक्त कर रही है। मनस्वी ने कीर्ति की पेंटिंग को देखा और गंभीरता से मूल्यांकन किया। मैं हमेशा मानती हूँ कि पेंटिंग में टेक्निक सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, कलाकृति में अभिव्यक्ति मुख्य है। सच कहूँ, मैंने आज जो बनाया है वो आपके बराबर भी नहीं है। कीर्ति ने आईब्राव उठाए, अनपेक्षित रूप से इतनी ऊंची तारीफ पाकर, और मजाक किया, टू क्या आप अभी भी मुझसे मटेरियल्स के लिए चार्ज करना चाहती हैं? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मनस्वी के कान हल्का सा लाल हो गए, ये याद करते हुए कि उसने पहले सोचा था कि वो मटेरियल्स बर्बाद कर रहा है। शर्मिंदगी के चेहरे के साथ फिर भी उसने विरोध में जवाब दिया, मुझे कैसे पता था कि आप पेंटिंग कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। उसकी आंखें चमकी, उसने अपना एक्सप्रेशन एक हल्की मुस्कान में बदल लिया, आपकी पेंटिंग मटेरियल्स के पैसे कवर कर। नमस्ते, कहानी के इस हिस्से को आपकी दी गई जानकारी के अनुसार हिंदी में बदल दिया गया है। इसमें सभी चाइनीज नाम और जगहों को भारतीय नामों से बदल दिया गया है और पॉकेट नॉवेल शैली का ध्यान रखा गया है। साथ ही कहानी से किसी भी तरह के आपत्तिजनक या यौन सामग्री को हटा दिया गया है। अध्याय 30, ढलते सूरज के नीचे प्यार। अंजलि को लगा था कि वो अच्छे से छिप गई है, लेकिन राघव और प्रिया ने उसे तुरंत देख लिया। सच कहूं तो सुबह के शांत समय में जब लोग कम थे, अंजलि की ड्रेस और अंदाज को देखते हुए राघव का उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। छिपना बंद करो, हमने तुम्हें देख लिया है। पेड़ के तने के पीछे से झांकती अंजलि की चुलबुली सूरत देखकर राघव ने हंसते हुए सिर हिलाया। राघव की बात सुनकर अंजलि चौंक गई, लेकिन फिर भी वो बहादुरी से बाहर निकल आए और बोली, राघव भाई, आप फिर से यहाँ क्या कर रहे हैं? उसकी यह बात सुनने में तो सीधी सादी थी, लेकिन इसमें जलन साफ झलक रही थी, खासकर जब अंजलि की आंखें राघव से हटकर प्रिया पर टिकी थीं। उसने प्रिया को शक की निगाह से देखते हुए पूछा, आप सुबह सुबह मेरे राघव भाई के साथ क्या कर रही हैं? अंजलि की यह बात सुनकर राघव कुछ कहना चाहता था, लेकिन प्रिया ने शांति से जवाब दिया, तुम्हारे राघव भाई मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। अब वो थोड़ा शर्मिंदा हैं और तुम आ गई। ये सुनकर राघव थोड़ा हैरान रह गया। क्या? अंजलि भी एकदम अवाक रह गई, उसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। लेकिन तभी उसका चेहरा बदल गया और वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी, राघव का हाथ पकड़कर बोली, राघव भाई, आप ऐसी लड़कियों पर ध्यान मत दो, चलो आज हम पहाड़ पर चलते हैं। मैं पानी और नाश्ता पहले से ही ले आई हूँ। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर पहले गुस्से में दिख रही अंजलि को अचानक शांत देखकर राघव को हैरानी हुई। जब प्रिया ने उसे आंख मारी तो राघव सब समझ गया और प्रिया की समझदारी पर मुस्कुराने लगा। प्रिया ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो जानती थी कि अंजलि राघव को पसंद करती है और राघव की बात पर उसे दोष नहीं देगी। बल्कि प्रिया ने ये भी साफ कर दिया कि उसे राघव में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिससे अंजलि की जलन खत्म हो गई और उसका गुस्सा खुशी में बदल गया। प्रिया की तरफ देखकर, जो अभी भी दुकान में सामान लगा रही थी, राघव ने मन ही मन सोचा, ये लड़की जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं, कम से कम अंजलि से तो कहीं ज्यादा चालाक है। अंजलि का दिमाग तो बहुत सीधा साधा है। ये सोचते हुए राघव ने बगल में खड़ी अंजलि को देखा, जो अभी भी बेवकूफ़ी भरी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही थी। उसकी नज़र उसकी उभरती हुई छाती पर पड़ी और उसने मन ही मन सोचा, क्या इस लड़की का सारा दिमाग शरीर में चला गया है? इसलिए लोग कहते हैं, बड़ी छाती छोटी अकल, ये सच ही है।
सुबह की पेंटिंग का काम खत्म करके गर्मी की वजह से हिना ज्यादा तापमान बढ़ने से पहले घर वापस चली जाती थी। वैसे तो जिसे वो घर कहती थी वो बस एक कमरा था जो उसने शहर में किराए पर लिया था। मकान मालकिन एक साधारण और दयालु महिला थी। उन्होंने अपना 2 मंजिला घर हिना को सस्ते में किराए पर दिया था, जिससे हिना को यहाँ रहने की एक पक्की जगह मिल गई थी। बिटिया, क्या तुम्हारी सुबह की पेंटिंग हो गई और तुम वापस आ गई हो? उद्धरण चिन्ह। साधारण से कपड़े पहनी मकान मालकिन आंगन से बाहर आई और हिना को देखकर हैरान होकर बोली, बिटिया, तुम आज बहुत खुश लग रही हो, क्या तुमने कोई अच्छी पेंटिंग बनाई है? ये सुनकर हमेशा शांत रहने वाली हिना अपना पेंटिंग का सामान लेकर चौंक गई। तभी उसे एहसास हुआ कि आज सच में उसका मूड पहले से कहीं ज्यादा खुश और हल्का है। ये सब क्या हो रहा है, कहीं उस आदमी की वजह से तो नहीं? ये सोचते ही हिना के दिमाग में राघव की बेफिक्र तस्वीर फिर से आ गई और उसने मन ही मन सोचा, वो आदमी सच में बहुत अलग है। सबसे जरूरी बात यह थी कि हिना को वो बहुत ईमानदार लगा, सीधा साधा, उसकी बातें बिल्कुल दिल से निकली हुई थीं, ना जानबूझकर की सी बात का विरोध करता था और ना ही जानबूझकर सहमति देता था, बस वो वही बोलता था जो उसके मन में होता था। उसके इस अंदाज ने हिना पर भी असर डाला, उसके दिल में अपने भविष्य को लेकर जो बेचैनी थी वो कम हो गई और उसे और ज्यादा सुकून और शांति महसूस हुई। वो अच्छा इंसान है, अगर वो यहीं का होता तो शायद वो दोस्त बन सकते थे, लेकिन उसके अंदाज से लगता है कि वो सिर्फ घूमने आया है और ट्रैकिंग के बाद चला जाएगा। ये सोचते हुए हिना ने फिर से सिर हिलाया और अकेली ही आंगन में चली गई। हिना के बदलते हाव भाव को देखते हुए मकान मालकिन हैरान होकर अपनी पलकें झपकाने लगी कि आज हमेशा शांत रहने वाली हिना इतनी भावुक क्यों हो रही है, क्या उसे कोई ऐसा लड़का मिला है जो उसे पसंद है? वैसे लगता है कि शर्मा जी का बेटा इस लड़की को पसंद करता है, लेकिन हिना की काबिलियत को देखते हुए शर्मा जी का बेटा तो बस ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। मैं सोच रही हूं कि कैसा लड़का हिना को आकर्षित कर पाएगा, वो जरूर बहुत प्रभावशाली होगा। पुराने शहर से बाहर आकर राघव और अंजलि ने योजना के अनुसार नयनगिरी पर्वत पर चढ़ने की तैयारी की। पुराना शहर नयनगिरी पर्वत के नीचे बसा हुआ था और पर्वत के मुख्य दरवाजे से कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर था। आसपास के पर्यटकों का पीछा करते हुए दोनों को जल्दी ही नयनगिरी पर्वत के नीचे स्थित पर्यटक केंद्र मिल गया। प्रसिद्ध जगहों की तुलना में नयनगिरी पर्वत पर बहुत कम लोग आते थे, ज्यादातर पास के शहरों के लोग ही यहाँ गाड़ी से घूमने आते थे। राघव ने चारों तरफ देखा और पाया कि 60% पर्यटक परिवार वाले थे, जबकि बाकी ज्यादातर जोड़े या दोस्तों का छोटा समूह था। नयनगिरी पर्वत के मुख्य दरवाजे के सामने एक बड़ा मैदान था जिसमें फूलों की क्यारियां और एक बंद फव्वारा था। कुछ मीटर आगे पत्थर से बना एक विशाल दरवाजा था जिस पर कई विशाल पौराणिक जानवरों की नक्काशी की गई थी, जो एक प्रभावशाली प्रभाव पैदा कर रही थी। अंजलि, जिसे इलाके का पता था, राघव को अंदर ले गई, जबकि वो समझाते हुए पहाड़ी की सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। राघव भाई, इस पहाड़ पर बहुत सारी सीढ़ियां हैं। कहते हैं कि अगर आप सारी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर तक जाते हैं और वहां कोई मन्नत मांगते हैं तो वो पूरी हो जाती है। उद्धरण चिन्ह। उसका उत्साहित और खुश अंदाज देखकर राघव भी मुस्कुराया। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा था और पहाड़ के नज़ारों का आनंद ले रहा था। पहाड़ी रास्ता घुमावदार था और नज़ारा बहुत खूबसूरत था। पहाड़ पर बनी पत्थर की सड़क पर समय बीतने के निशान थे, जिसमें कभी कभार दरारों से जंगली फूल निकल आते थे जो जीवन की एक मजबूत शक्ति दिखा रहे थे। ऊंचे ऊंचे पेड़ रास्ते पर लगे हुए थे जिनके घने पत्ते पर्यटकों के सिर पर लगातार हरे रंग की चादर बना रहे थे। भले ही बाहर सूरज की रोशनी तेज और गर्म थी, लेकिन पत्तों के बीच से केवल कुछ ही किरणें अंदर आ रही थीं। पहाड़ पर चलने वाली ठंडी हवा से चढ़ने वाले लोगों को थोड़ा ताजगी महसूस हुई। वाकई इतनी हरी भरी वनस्पति वाला पहाड़ गर्मी से बचने के लिए सबसे अच्छी जगह है। राघव ने अपने चेहरे पर हवा महसूस की और उसने गहरी सांस ली। फेफड़ों को मिट्टी की ताज़ी खुशबू से भर दिया, जैसे कि उन्हें साफ कर रहा हो। उसके बगल में अंजलि ने ये देखकर उसकी नकल की, गहरी सांस ली और तुरंत बेहद आराम महसूस किया। किसी वजह से राघव के साथ यात्रा करने के बाद से अंजलि को बहुत ज्यादा सुकून और खुशी महसूस हुई। चिंता और परेशानी से दूर बस यात्रा का आनंद ले रही थी। यहाँ तक कि बड़े शहर में रहने से उसमें जो बेचैनी और घमंड आ गया था वो भी काफी हद तक कम हो गया था। वो हल्के फुल्के तौर पर महसूस कर सकती थी कि यह पुराना शहर या पहाड़ पर चढ़ना नहीं था, बल्कि राघव का लगातार बेफिक्र अंदाज था जिसने उसे प्रभावित किया था। इस वजह से अंजलि को ज्यादा से ज्यादा महसूस हुआ कि उसके साथ यात्रा करना एक बहुत ही सही फैसला था। ये सोचते ही वह खुशी से मुस्कुराए और राघव की बांह पर लटक गई, पास में दबकर, जैसे उस पल को हमेशा के लिए रखना चाहती हो। अपनी बांह पर नर्म दबाव महसूस करते हुए राघव मुड़ा और उसने अंजलि के खुश चेहरे को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और उसके साथ चलता रहा। नयनगिरी पर्वत हालांकि मशहूर पहाड़ों जितना ऊंचा नहीं था, लेकिन कम भी नहीं था। दोनों रुकते और चलते रहे और शाम तक उन्हें शिखर पर पहुंचने में पूरा दिन लग गया। इस समय तक चढ़ने वाले लोगों का बड़ा समूह घटकर सिर्फ 2 रह गया था। शिखर के मंच पर पहुंचते ही राघव के दिल में एक अजब सी उपलब्धि और खुशी महसूस हुई। ऊंचाई पर खड़े होकर हवा उसके चेहरे को छू रही थी, जिससे सारी थकान और चिंताएं दूर हो गईं। दूर देखने पर पहाड़ लहरदार और घूमते हुए दिख रहे थे, उनके बीच में धुंध सुंदर घूंघट की तरह घूम रही थी जो परी लोग जैसी लग रही थी। उसके बगल में अंजलि का शरीर थोड़ा थका हुआ था, लेकिन उसका जोश ऊंचा था। राघव के साथ शिखर पर चढ़ने से उसे एक अजब सी संतुष्टि और खुशी महसूस हुई।
राघव भाई, जल्दी देखो, सूरज ढल रहा है। तभी अंजलि ने अचानक अपना हाथ खुशी से उठाया, पश्चिम की तरफ इशारा करते हुए बोली, बहुत सुंदर, पूरा आसमान लाल हो गया है। उद्धरण चिन्ह। राघव ने मुड़कर देखा, उसकी आंखें थोड़ी चौंक गईं, उसने एक लाल सूरज को ढलते हुए देखा, जिसने पूरे आसमान को लाल रंग के सागर में रंग दिया था, एक लुभावना नजारा। आसमान के रंग हल्के से गहरे में बदल गए, हल्के पीले से जीवंत नारंगी लाल तक और फिर गहरे बैंगनी लाल तक, एक सपने की तरह परतदार। सूर्यास्त शानदार कड़ा ई की तरह पूरे आसमान में फैल गया था, जिसका आकार अलग और शानदार था। सपनों जैसे रोमांटिक नज़ारे से प्रभावित होकर राघव के अंदर ढेरों भावनाएं उमड़ आईं। अचानक उसने महसूस किया कि उसे खींचा जा रहा है, और जैसे ही वह मुड़ा, उसने देखा कि अंजलि एक नदी की तरह उसकी बाहों में समा गई है, उसके गुलाबी होंठ उसके होंठों से मिल रहे हैं। राघव चौंक गया, अपनी बाहों में नरमी महसूस करते हुए, और ढलते सूरज की रोमांटिक रोशनी में उसने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके जोशीले जुनून का जवाब दिया। इस पल ऐसा लग रहा था कि दुनिया में केवल वे दोनों थे, उनके होंठ एक भावुक आलिंगन में बंद थे, आग की तरह लिपकर तीव्र जोश के साथ जल रहे थे। अंजलि का चुंबन गर्म और गहरा था, हर स्पर्श में अंतहीन प्यार और चाहत थी। उनके हाथ एक दूसरे के शरीर पर घूम रहे थे, धड़कनें आपस में मिली हुई थीं, जो एक भावुक रोमांस की धुन बजा रही थीं। आसपास की हवा भी इस माहौल से प्रभावित होकर गर्म और मनमोहक हो गई थी। इस पल में वे सब कुछ भूल गए और खुद को भावनाओं और इच्छाओं के इस ढलते सूरज की दुनिया में डुबो दिया, उन्हें खुलकर बहने दिया।